नमस्कार बच्चों, मैं किरण त्रिपाठी आज आप लोगों को प्रस्तुत करने जा रही हूँ लासा की ओर पाठ की समरी, जिसे लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने। बच्चों, यह एक यात्रा वृतांत है। आप सभी जानते हैं कि यात्रा वृतांत में किसी स्थान की जब यात्रा की जाती है तो उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। तो जाहिर है किस पाठ में भी बताया गया है। तो यात्रा वृतांत में जिस जगह की यात्रा करते हैं वहाँ का सामाजिक वर्णन, राजनैतिक वर्णन और वहाँ के लोगों का रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक वर्णन, यातायात और कानून एवं सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में बताया जाता है। तो लेखक ने भी अपनी तरफ से प्रयास किया है कि यात्रा वृतांत के बारे में सब कुछ अच्छे से बताने का प्रयास किया है। तो आप सभी जानते हैं कि लासा जो है तिब्बत की राजधानी का नाम है, जिस पर चीन जो है शुरू से ही अपना अधिकार जताता आया है। तो तिब्बत में जाने के लिए भारतीयों का निषेध था, यानी भारतीयों का जाना मना था। तो यह बात सन 1929 और 30 के बीच की है, जब लेखक ने लासा की यात्रा की थी। और लेखक ने लासा की यात्रा नेपाल के रास्ते की थी। और आप सभी जानते हैं कि लेखक ने लासा की यात्रा करने के लिए भिखारी का वेश धारण किया था, भिखारी का छद्म वेश धारण किया था, क्योंकि भिखारियों को कहीं भी आने जाने के लिए कोई रोकता टोकता नहीं है, बहुत ज़्यादा पूछताछ नहीं की जाती है। तो वह एक व्यापारिक मार्ग भी था। और वहाँ पर लासा जाते समय लेखक ने वहाँ पर तमाम सैनिक छावनियाँ देखी, सैनिकों के किले देखे, उनके मकान देखे। उस समय लेखक अकेला नहीं था, उनके साथ एक बौद्धिस्ट थे जिनका नाम था सुमत। वह जात के मंगोल थे और बुद्ध धर्म के ज्ञाता थे, बौद्ध भिक्षु थे। तो लेखक ने उनके साथ यात्रा के रास्ते में उन्होंने चाय पानी भी पिया। तो जब वह लोग तिंगरी के पहले के आखिरी गांव में पहुंचे तो वहां पर रात को रुकने का उन लोगों ने मन बनाया। तो चूंकि लेखक के साथ सुमत थे और सुमत बौद्धिस्ट थे और लासा के लोग, वहाँ के तिब्बत के लोग ज़्यादातर बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, तो बौद्धिस्टों का बड़ा आदर सम्मान करते थे। सुमत के होने के कारण लेखक को रहने की अच्छी व्यवस्था मिल गई। लेखक कहता है, हालांकि मुझे वह व्यवस्था नहीं मिलनी चाहिए थी क्योंकि मैं भिखारी के वेश में था, भिखारियों का कोई आदर सत्कार नहीं करता है। लेखक बताता है दूसरी बार जब वह उस स्थान पर पहुंचा, जब वो भद्र वेश में था, अच्छे कपड़े लगते में था, घोड़े पे सवार होकर के गया था 5 साल बाद, तो वहाँ पे रहने के लिए उसे अच्छी व्यवस्था नहीं मिली, क्योंकि लोग उस समय लेखक को पहचान नहीं रहे थे, उसके साथ में सुमत भी नहीं थे। और वह शाम को पहुंचा तो शाम के टाइम वहाँ के लोग जो है छंग पी करके मस्त हो जाते हैं, और जब कोई शराब पी करके मस्त हो जाता है तो कहाँ किसी को पहचान पाता है। तो उस गांव में वो लोग रुके। तो लेखक ने तिब्बत के लोगों का रहन सहन भी बड़े अच्छे से बताया है। वह बताता है कि उस समय तिब्बत में जात पात छूत छात का नामो निशान नहीं था। वहाँ की जो औरतें थी वह पर्दा नहीं करती थी। वहाँ किसी के भी घर में कोई भी अनजान व्यक्ति बिना रोक टोक के जा सकता था। जैसा कि यहाँ पे कोई किसी के घर बिना रोक टोक के नहीं जा सकता। कोई किसी के दरवाजे पे खड़ा जाए तो लोग डांट के भगा देंगे कि बिना मतलब क्यों खड़े हो। लेकिन वहाँ किसी के भी घर में कोई रोक टोक के जा सकता था और किचन के अंदर तक जा सकता था। यदि आपको चाय पीने का मन कर रहा है तो अपनी झोली में से चाय निकाल के दे देंगे, तो वहाँ की औरतें आपको चाय बना करके दे देंगी। आपको विश्वास नहीं है कि आपके चाय में मक्खन कायदे से पड़ा है कि नहीं, तो आप अपने हाथ से चाय बना करके पी सकते हैं। तो वहाँ बस निम्न श्रेणी के जो भिखारी होते हैं उन्हीं भिखारियों को घर के अंदर लोग नहीं घुसने देते, वरना कोई भी किसी के घर में आ जा सकता है। वहाँ के लोग बड़े भोले मासूम होते हैं। लेखक ने बताया कि वहाँ के जो डाणे होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। दूसरे दिन लेखक ने और सुमत ने डाणों की तरफ जाने का निश्चय किया। जो डाणे हैं समुद्र तल से 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर हैं। वहाँ के पहाड़ जो है उबड़ खाबड़ हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार हैं। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक नहीं है। और वहाँ के जानते हैं, वहाँ के डाणों में डाकू निवास करते हैं। डाकू कोई भी व्यक्ति जब दिखाई दे देता है उन्हें, तो वो सबसे पहले उसे जान से मार लेते हैं। जान से मारने के बाद में वो देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास कुछ है या नहीं। इसका मतलब आप लोग समझ में आया कि वहाँ पर आदमी की जान बहुत सस्ती है।
लेखक ने बताया कि वहाँ पे कानून की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर डाणों में किसी की हत्या हो जाती है तो पुलिस तक नहीं पहुँचती वहाँ पर, आदमी मर के वहीं पड़ा रहता है, चील कौवे उसकी लाश को खा जाते हैं। और वहाँ पे हथियार का कानून नहीं होने के कारण वहाँ के जो निवासी हैं बंदूक ऐसे लेकर के घूमते हैं जैसे मैदानी क्षेत्रों में लोग लाठी डंडा लेकर के घूमते हैं। तो ये तो हो गई वहाँ की कानून व्यवस्था। तो डाणे पर जाते समय लेखक ने वहाँ पर डाणों के देवता का मंदिर भी देखा। तो वहाँ का मंदिर जो होता है बड़ा विचित्र होता है। यहाँ के मंदिर को हम लोग धूप अगरबत्ती और फूल पत्ती दुनिया भर का ये सब सजाते हैं, लेकिन वहाँ पर आश्चर्यचकित करने वाला दृश्य लेखक ने देखा कि वहाँ के मंदिरों को लोग रंगीन कपड़ों की चीरियों बातियों से सजाया हुआ था, जानवरों की सींगें रखी हुई थी, खोपड़ी रखा हुआ था, पत्थर रखा हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या कल्चर था। तो बहुत ऊंचाई पर लेखक ने और सुमत ने भिखारी का वेश धारण किया हुआ था। रास्ते में जब उन्हें कोई डाकुओं का डर दिखाई देता था तो वो लोग कुची कुची दया करो ऐसा कह करके वो लोग भीख मांगने लगते थे। भिखारियों को कौन मारता है, होता ही क्या है उनके पास छीनने के लिए। उसके बाद लेखक कहता है कि ऊंचाई तो चढ़ना बहुत कष्टप्रद था, हाइट पे चढ़ना तो कठिन होता ही है क्योंकि बहुत ऊंचाई पर तो ऑक्सीजन मिलता नहीं है, लेकिन नीचे उतरना थोड़ा आसान था। लेखक बताया कि जब वो लोग थे उन लोगों ने निश्चय किया कि वो लोग घोड़े पर जाएंगे, तो उन्होंने 2 घोड़ा ले लिया था, घोड़े पे बैठ के जा रहे थे। लेकिन लेखक का घोड़ा बहुत सुस्त था, बहुत ही ज़्यादा सुस्त था। तो लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया। रास्ते में एक रास्ता ऐसा था कि 2 रास्तों में डिवाइड होता था। लेखक गलत रास्ते पे चला गया। 2 मील चलने के बाद उसे पता चला कि वो गलत जगह चला गया। फिर वापस किसी तरीके से लौट के आया। लौट के आने के बाद वहाँ पर देखा कि तिंगरी पहुँचकर जो सुमत थे वो काफ़ी नाराज थे लेखक पर। लेखक ने जब उन्हें अपनी परेशानी बताई कि मेरा घोड़ा सुस्त था और मैं रास्ता भटक गया, तो वो शांत हो गए। तो जो सुमत थे स्वभाव से बड़े विनम्र थे, उन्हें जल्दी गुस्सा आता था लेकिन जल्दी ठंडे भी हो जाते थे, लेकिन थोड़े से लालची स्वभाव के थे। तो तिंगरी पहुंचने के बाद वह एक मैदानी पहाड़ों से ढका हुआ थोड़ा सा मैदानी क्षेत्र था और वहाँ पे आबादी थी। तो वहाँ पर सुमत के बहुत सारे जान पहचान के लोग थे। तो सुमत वहाँ पर लोगों को कपड़ों की बातियाँ फाड़ करके गंडे बना करके देते थे और कहते थे बौद्ध गया से लाया हुआ कपड़े का गंडा है। अच्छा, जब वो कपड़ा खत्म हो गया तो स्थानीय कपड़े से गंडा बना के देने लगे, काफ़ी पैसा इकट्ठा करने लगे। उनको थोड़ा लालच बढ़ा और लेखक से उन्होंने कहा कि मैं आसपास के गांव में जाकर के गंडे बांटना चाहता हूं और कृपया मुझे जाने की इजाज़त दें। लेकिन लेखक ने मना कर दिया। उन्होंने कहा लासा पहुंचने के बाद हम आपकी जितनी भी मतलब जितना भी आपका नुकसान हुआ है मैं भरपाई कर दूंगा। तो सुमत मान गए। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने फिर आग्रह किया कि चलिए मुझे शेखर विहार चलना है, वहाँ एक व्यक्ति से मुझे मिलना है। तो लेखक उनके आग्रह को नहीं टाल सका, उनके साथ शेखर विहार चला गया। तो शेखर विहार में एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ था और वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे उन्हें नमसे कहा जाता था। लेखक ने बताया कि उस समय तिब्बत में जो था जागीरदारी प्रथा चल रही थी। जागीरदारी प्रथा आप जानते हैं कि एक बड़ा जमींदार होता है, उसके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं। उन ज़मीनों पर बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं, कुछ लोग बेगारी करते हैं यानी बिना मजदूरी के काम करते हैं। तो उस मठ के अधीन भी बहुत सारी ज़मीनें थी और लोग मजदूरी करते थे, बहुत सारे लोग बेगारी करते थे। तो लेखक ने बताया है कि शेखर विहार के जो नमसे थे बड़े ही भद्र पुरुष, बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, बड़े ही आदर सत्कार के साथ इन लोगों से पेश आए और वहाँ जाकर के सुमत को थोड़ा सा लालच और बढ़ा। लेखक से उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आसपास 1-2 व्यक्तियों से मिलने जा रहा हूँ और अभी थोड़ी देर में मैं मिल के आऊँगा। तो हालांकि लेखक एक बार मना कर चुका था उन्हें जाने के लिए। लेखक ने कहा था मैं भरपाई कर दूंगा, लेकिन दूसरी बार लेखक ने मना नहीं किया जाने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो बौद्ध मठ था, बौद्ध मठों में 103 पोथियाँ रखी हुई थी बौद्ध वचन की। चूँकि लेखक पढ़ने लिखने का शौकीन था तो लेखक उन पोथियों को पढ़ने में लग गया। बताता है लेखक कि वह पोथियाँ 15-15 शेर की थी, तो उसका मन लग गया और पढ़ने लगा। सुमत जो है दोपहर तक पहुँच आए और इसी के साथ जो है लेखक ने और सुमत ने लासा की ओर अपनी यात्रा को जारी रखा। लेखक बताता है कि वहाँ का प्राकृतिक वातावरण विचित्र है। एक तरफ सामने से तेज धूप आ रही थी,
और दूसरी तरफ पीठ में ठंडी लग रही थी। इन लोगों को कोई भरिया भी नहीं मिला। ये अपना सामान खुद ही पीठ पे लाद करके एक लाठी लेकर के चले जा रहे थे। तो इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से लेखक ने तिब्बत का सामाजिक वर्णन किया है, भौगोलिक वर्णन किया, राजनीतिक वर्णन किया है और वहाँ की कानून की व्यवस्था का भी वर्णन किया है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।